एक वक्त था जब बुलेट कोई भी खरीदना नहीं चाहता था, पर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज बुलेट हर भारतीय के दिल पर राज करती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी, क्योंकि हर चीज के पीछे एक कहानी तो होती है, राइट। कहानी है 1851 की, जब जॉर्ज टाउनसेंड नाम का एक बंदा इंग्लैंड में सुई की एक फैक्ट्री लगाता है। पर कुछ समय बाद जब 1882 में उसका बेटा बड़ा होता है तो वो सुई की फैक्ट्री को एक साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी बना देता है। और कुछ ही समय में वो सिर्फ पार्ट्स ही नहीं बल्कि पूरी साइकिल बनाने लग जाते हैं। पर उन्हें जब लॉस होने लगा तब वो वॉकर स्मिथ और अल्बर्ट एडी को ये कंपनी बेच देते हैं और कंपनी का नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाता है। और साथ ही इन लोगों को बंदूकों के कुछ छोटे पार्ट्स बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। पर ये लोग यही नहीं रुकना चाहते थे, उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना था, इसलिए वो दोनों कंपनी को अलग कर देते हैं ताकि बिजनेस पर अच्छे से फोकस किया जा सके। और यहीं से सबसे पहले नाम आता है एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और लगभग 6 साल बाद वो लॉन्च करते हैं अपनी पहली 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल, जिसमें वो मिनर्वा नाम की कंपनी का इंजन लगाते हैं। और जिसके बाद वो कई मॉडल्स लॉन्च करते हैं पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जब वर्ल्ड वॉर 1 आता है तो एनफील्ड कंपनी को आर्मी के लिए बाइक्स बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। जब वर्ल्ड वॉर 2 आता है तो होता है असली कमाल। एनफील्ड कंपनी आर्मीज के लिए बाइक्स बनाती है। उनकी बाइक्स मजबूत, भारी और हर जगह के सरफेस पर चल सकती थी। इसी के साथ वो फ्लाइंग फ्ली नाम की बाइक्स भी लॉन्च करते हैं जो आसानी से पैराशूट से ड्रॉप हो सकती थी ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स दुश्मन देश में जाकर वहां युद्ध कर सके। पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है तो एनफील्ड बाइक्स की डिमांड लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि ये बाइक्स सिर्फ आर्मी के लिए बनी है और जितनी महंगी ये बाइक्स होती उसमें थोड़े और पैसे डालकर क्यों न कार ही खरीद ली जाए, जिससे इन्हें बड़ा लॉस होता है। पर एनफील्ड बाइक्स की असली वैल्यू कहीं और थी। 1947 में जब भारत आजाद होता है तो उन्हें बॉर्डर्स पर सोल्जर्स के लिए हैवी, मजबूत और हर सरफेस पर चलने वाली बाइक्स चाहिए थी, जिसके लिए वो 1952 में मद्रास मोटर से बाइक सप्लाई करने का अग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसके लिए पहले बाइक्स के पार्ट लंदन से इंडिया आते हैं और मद्रास मोटर्स में असेंबल होते हैं। पर धीरे धीरे लगभग सारे पार्ट्स इंडिया में ही बनने लग जाते हैं। पर एक बार फिर से एनफील्ड कंपनी को एक बड़ा झटका लगता है। उनकी सेल्स फिर डाउन जाने लगती है। तो वजह गैस करो क्या थी? सेम वही, लोगों को लगने लगा कि ये बाइक्स सिर्फ आर्मी के लिए बनी है, क्योंकि जब 1970s में होंडा और यामाहा की बाइक्स इंडिया आती है जो सस्ती और हल्की थी, वो सभी के दिलों पर छा जाती है। लोगों को लगने लगा कि फैमिली के लिए ये बाइक्स परफेक्ट है, जिससे कई सालों तक एनफील्ड बाइक्स की सेल्स डाउन जाने लगती है। पर अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। 1994 में आइकर ग्रुप कंपनी एनफील्ड कंपनी को खरीद लेती है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जिसके ट्रक्स आपने सड़कों पर देखे होंगे। और आइकर ग्रुप्स एनफील्ड मोटर्स का नाम चेंज कर रॉयल एनफील्ड कर देती है और यहीं से बनता है ये पूरी तरह एक इंडियन ब्रांड। पर आइकर ग्रुप्स का एक्वायर करने के बाद भी इसकी सेल्स में कुछ ज्यादा खास बदलाव नहीं आता और रेगुलर लॉस होने के बाद सन 2000 में एक समय ऐसा आता है जब आइकर ग्रुप्स के मालिक विक्रम लाल इस कंपनी को बंद करने का फैसला लेते हैं। पर उनके बेटे सिद्धार्थ लाल उनसे एक मौका मांगते हैं। वो एक सच्चे बाइक राइडर थे, उन्हें रॉयल एनफील्ड में बहुत पोटेंशियल दिखता था। सभी को लगा कि जब इतने सालों से इसे कोई बचा नहीं पाया तो ये लड़का क्या ही कर लेगा। पर असली गेम तो अब शुरू होने वाला था। वो बाइक उठाते हैं और निकल पड़ते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पर, ताकि उन्हें पता लग सके कि आखिर असली प्रॉब्लम क्या है, लोग इस बाइक को खरीद क्यों नहीं रहे। वो सफर के दौरान कई लोगों से बाइक के बारे में पूछते हैं, जो उन्हें यूज करते थे उनसे भी, जो नहीं करते थे उनसे भी, और साथ ही सभी मोटर मैकेनिक से भी। जिसके बाद वो बाइक में कई चेंजेस करवाते हैं, जैसे बाइक के गियर प्लेट राइट से लेफ्ट शिफ्ट किए गए, क्योंकि बाकी बाइक्स में वो लेफ्ट में ही थे, जिससे लोगों को बुलेट पर गियर चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता था। और इसी के साथ बाइक का मेन इंजन आयरन से बदलकर एल्यूमिनियम का करा गया, जिससे बाइक का वेट हल्का हो और पेट्रोल लीक की प्रॉब्लम भी खत्म हो सके। बाइक में सेल्फ स्टार्ट भी ऐड किया गया। इन सभी चेंजेस के साथ सिद्धार्थ लाल ने इस बात का अच्छे से ध्यान रखा कि कहीं इससे बाइक की लुक में कोई चेंज ना आ जाए, क्योंकि इसका लुक ही था जो इसे बाकी बाइक से अलग बनाता था। और सिर्फ इन्हीं को चेंजेस की वजह से बाइक्स की सेल्स बढ़ने लगी। पर अब जो होना था
वो शायद सिद्धार्थ लाल ही कर सकते थे। जब उन्हें आइकर ग्रुप्स का CEO बनाया जाता है तो वो आइकर ग्रुप्स के 15 में से 13 ब्रांड्स बंद कर देते हैं और सिर्फ आइकर ट्रक्स एंड रॉयल एनफील्ड को ही जारी रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ट्रक्स ही नहीं बल्कि ट्रैक्टर, फुटवियर और अलग प्रोडक्ट्स भी बनाते थे। उनका मानना था कि कई सारे बिजनेस चलाने से अच्छा है एक या दो बिजनेस चलाना, ताकि उन्हें पर अच्छे से फोकस किया जा सके और उन्हें ग्रो किया जा सके। पर अब सिद्धार्थ लाल के सामने असली प्रॉब्लम थी लोगों की सोच बदलना, जिसके लिए वो खुद रॉयल एनफील्ड के ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं और कई सारे एड्स, इवेंट्स करवाने के बाद वो लोगों को ये यकीन दिला देते हैं कि ये सिर्फ राइडर्स के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए है और इसे फैमिली पर्सन्स भी यूज कर सकते हैं। और आज रॉयल एनफील्ड इतना मशहूर हो गया है कि जितनी बाइक्स हार्ले डेविडसन पूरी दुनिया में नहीं बेच पाते, उतनी बाइक्स रॉयल एनफील्ड सिर्फ इंडिया में बेच देती है। और हर साल रॉयल एनफील्ड लगभग 10 लाख बाइक बेचते हैं और साथ ही 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। तो ये कहानी थी रॉयल एनफील्ड की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।